अरे यार, मेरी सास ने मुझे परेशान कर दिया है। ये सास नाम की बला ना होती ना तो सब कितना अच्छा होता। ऐसे ऐसे तो कई डायलॉग आपने हर बहू के मुंह से सुने ही होंगे, पर सभी बहुओं की ऐसी किस्मत कहाँ हो पाती है। किसी के सर पर ननद नाम की तलवार झूलती रहती है, तो किसी के सिर के ऊपर उसकी सास नाचती रहती है, तो किसी के घर में ये दोनों बलाएं जीना मुश्किल कर देती हैं। जब तक कुंडली में कोई बड़ा योग ना बने तब तक ऐसा घर मिलना तो मुश्किल ही लगता है जहां सास ना हो। पर कुछ इसी तरह का ससुराल मिलने वाला है नैना को। नैना की शादी की उम्र हो चुकी थी, जिस कारण उसकी कुंडली में विवाह योग देखने के लिए उसकी माँ सावित्री घर पर पंडित जी को बुलाती है और नैना की कुंडली उन्हें दिखलाती है, जिसे देखते ही पंडित जी कहते हैं, विवाह का प्रबल योग बन रहा है सावित्री जी। अब तो समझिए किसी भी दिन बिटिया विदा हो जाएगी। आप तो तैयारी में लग जाइए बस। पर कैसा ससुराल मिलेगा मेरी बेटी को पंडित जी? कुंडली देखकर ये भी पता चलता है क्या? लड़की की कुंडली तो इतनी साफ सुथरी है कि पूछिए मत। ससुराल में लड़कियों की संख्या बहुत कम होने वाली है। सास का घर तो खाली बैठा है, तो सास तो होगी ही नहीं। सास नहीं होगी तब और क्या चाहिए नैना? बेचारी मेरी नैना हमेशा से ही ये सास नाम के डायन से बड़ा डरती थी। अब नहीं मिलेगी तुझे सास। खुश? चलो अच्छा है, भगवान करे ऐसा ही घर मिल जाए तुझे। और ऐसा रिश्ता खुद चलकर नैना के दरवाजे पर आ जाता है। दोपहर के वक्त कमलेश जी सावित्री जी के घर पहुंच जाते हैं। माफ कीजिएगा सावित्री जी, बिन बताए पहुंच गया। वो क्या है ना, इसी वक्त मैं दुकान से घर खाना खाने जाता हूँ, तो सोचा अभी आपसे मिलता जाऊँ। फिर रात को थकावट से आया नहीं जाता। कोई आपत्ति तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं, ऐसे तो इन मामलों में लोग खबर करके ही पहुंचते हैं, पर कोई बात नहीं। वैसे आपकी मिसेस नहीं आई साथ में? हमारी मिसेस तो मेरे दोनों बेटों को जन्म देने के बाद ही चल बसी थी। मैंने ही किसी तरह दोनों को पाला है। इन दोनों का बाप भी मैं हूँ और माँ भी। अभी कुछ साल पहले ही बड़े बेटे की शादी की है, उसकी 8 साल की बेटी भी है। घर में एक बहू, एक पोती और हम 3 बाप बेटे। धन संपत्ति की तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्रवाल बिल्डर्स का नाम तो सुना ही होगा आपने। अग्रवाल ट्रेडर्स, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस सब हमारी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल नैना के पापा भी घर पर नहीं है, वो आते हैं तो फिर हम मुलाकात करने की तारीख निकलवाते हैं। तब तक आप अपने बेटे की कुंडली मुझे देते जाइए। देखिए, मैं तो ये सब नहीं मानता। अब घर में इसकी माँ होती तो कुंडली मिलवाती। हम मर्दों को इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। सुशील के घर आया रिश्ता हूबहू वैसा ही था जैसा पंडित जी ने बताया था, और नैना को भी ऐसा ही ससुराल चाहिए था, जहां ना ननद हो ना सास। तो फिर सावित्री जी कैसे इस रिश्ते के लिए मना करती? सावित्री जी कमलेश जी से मिलने की एक तारीख निकलवाती है और दोनों परिवार एक साथ एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शादी की बात लगभग पक्की होने वाली थी, तभी नैना की होने वाली जिठानी मीना उसे इशारा कर टॉयलेट की तरफ बुलाती है। कि भाभी मुझे इशारा क्यों कर रही है? लगता है कोई बात है। नैना वॉशरूम जाती है, जहां मीना उससे कहती है, तुम्हें इस बारे में तो पता है ना कि हमारे घर में कोई सास नहीं है। कहीं इन लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई तो नहीं है ना? नहीं भाभी, क्यों छुपाएंगे? मुझे पता है मेरी कोई सास नहीं है और कोई ननद भी नहीं है। तुम एक ऐसे घर में शादी करके आने वाली हो जहां औरतें रही ही नहीं है। इस घर के लड़कों को औरतों के साथ रहना आता ही नहीं है, सभी अपनी मर्जी से रहता है। हाँ भाभी, मुझे पता है, और मुझे ना इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। मीना नैना को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर नैना उसकी बात नहीं समझती और दोनों परिवारों का रिश्ता जुड़ जाता है। नैना और सुशील की शादी की तारीख निकल जाती है, पर मंडप पर जाने से पहले नैना मीना से हुई बातचीत के बारे में अपनी माँ को बताती है। मम्मी, भाभी कह रही थी कि तुम ऐसे घर में क्यों आना है जहाँ कोई औरत ही नहीं है। जल्दबाजी में हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना? हे भगवान, ये जिठानियाँ ना कभी नहीं सुधर सकती। तेरी कुंडली से सास हटाई तो ये जिठानी नाम की डायन आकर बैठ गई। वो तो यही चाहती है कि उसका एक छत्र साम्राज्य रहे, जो रहे सब उसका ही रहे। कौन सी जिठानी चाहती है कि उसके देवर की शादी हो जाए? सारी संपत्ति की मालकिन वो अकेले बनना चाहती है। उसका सुनना छोड़ और आराम से स्टेज पर जाकर बैठ जा बेटा। नैना स्टेज पर चली जाती है और रस्में शुरू हो जाती है वरमाला। पहले लड़का वरमाला पहनाता है कि लड़की? अब मुझे क्या पता,
मैं भी तुम्हारी तरफ पहली बार ही शादी कर रहा हूँ। लो भाई, दूल्हा दुल्हन को ये भी नहीं पता कि पहले कौन वरमाला पहनाता है। अरे कोई बड़ी औरत है क्या घर में जो रस्में संभाले? लोगों को सास नहीं चाहिए घर में। अब देख लो, जब सास नहीं होती तो क्या होता है। मीना, तुम स्टेज पर जाओ यार, यहाँ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी तरह जैसे तैसे वरमाला की रस्म पूरी होती है और दूल्हा दुल्हन फेरे पर बैठ जाते हैं। लड़के के परिवार वालों को लड़की को जो भी चढ़ाना है यहाँ सभी के सामने लड़की के सामने रख दे। माफ कीजिएगा पंडित जी, ऐसा तो कोई इंतजाम हमने किया नहीं। तूने कुछ किया है क्या इंतजाम शैलेश? हमें तो इस बात का आइडिया ही नहीं था पंडित जी। अच्छा, मैं नैना के नंबर पर गूगल पे कर देता हूँ। कितना भेजना है आंटी जी, आप ही बता दीजिए। मैं लड़की के पक्ष से हूँ बेटा, मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप उसे क्या चढ़ाएंगे क्या नहीं। आपको जो समझ में आए अपनी योग्यता अनुसार चढ़ा दीजिए। वैसे कम से कम आपको डायमंड की फुल सेट तो चढ़ानी चाहिए थी। पहली शादी देख रहे भाई, जिसमें दुल्हन को गहने भी नहीं चढ़े। अरे सगुन के नाम का एक चैन तो खरीद लेना चाहिए था। तेरी भी तो शादी हुई थी शैलेश, क्या तुझे भी नहीं पता? तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे कौन से गहने चढ़ाए थे आंटी जी? लगता है आप भूल गई, ये हाफ पैंट में शादी करने आ गए थे। आज तो फिर भी कोट पैंट पहन कर आए। एक शादी का एक्सपीरियंस का यही तो नतीजा है। सभी के बीच नैना और उसके ससुराल वाले मजाक का पात्र बन जाते हैं, पर शादी तो होनी ही थी। हल्दी चढ़ी हुई लड़की कभी बिना विदा हुए रुकी है क्या? और इसी तरह नैना विदा होकर कमलेश के घर की बहू बन जाती है। नैना सुशील के साथ अपने ससुराल की चौखट पर पहुंचती है, पर वहां गृह प्रवेश के लिए कोई नहीं था। यहाँ क्या खड़ी हो, चलो अंदर चलो, मुझे नींद आ रही है। बिना गृह प्रवेश की रस्म के मैं अंदर कैसे चली जाऊं सुशील जी? और कुछ देर बाद एक थाली में एक दिया लिए मीना रिंकू के साथ वहां आती है। नहीं चाची आ गई, नहीं चाची आ गई। माफ कीजिएगा देवर देवरानी जी, अब मुझे शादी की रस्में भी देखनी थी और यहाँ कोई सास तो है नहीं जो हमारे पीछे से बहू के स्वागत की तैयारी करके रखे। और ऊपर से ये रिंकू है कि मान ही नहीं रही, परेशान करके रख दिया इसने मुझे। गृह प्रवेश के नाम पर मीना नए विवाहित जोड़े की आरती उतारकर उन्हें अंदर बुला लेती है। नैना को लगा था कि रात में उसके ससुराल में न जाने कितने सारे फंक्शंस होंगे, पर जिस घर में हमेशा से लड़के ही रहे हो वहाँ कैसे फंक्शंस और कौन ही करे। वहाँ तो काम बिखरा हुआ रहता है, बस काम। नैना जैसे ही अपने कमरे में जाती है, वो क्या देखती है? कपबोर्ड के सारे कपड़े बिस्तर पर फैले हुए हैं। ड्रेसिंग टेबल पर परफ्यूम की जगह दर्जनों चाय के कप रखे हुए हैं और न जाने कितने पुराने, जिनको वहां से उठाकर धोने में भी नहीं डाला गया था। बाप रे बाप, कितनी गंदगी मचा रखी है। और ये तो आती ही सो गए। मैं चेंज कर लेती हूँ। नैना जैसे ही बाथरूम में जाती है तो वो धड़ाम से फिसलकर फर्श पर गिर जाती है। गिरती भी कैसे ना, फर्श पर साबुन के मोटे मोटे लेयर्स जो जमा हो चुके थे। ये बाथरूम कितने सालों से नहीं धुला है, और ऐसे बाथरूम में सुशील जी नहाते कैसे हैं? ओह गॉड, इस आदमी को तो जरा भी हाइजीन मेंटेन करना नहीं आता। बेचारी नैना अपनी शादी की पहली रात अपनी कमर और पैरों में ऑइंटमेंट लगाकर बिताती है। अगली सुबह 9 बज गए। ओह गॉड, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ कोई सास ही नहीं है जो मुझे देर से उठने के लिए 2 बातें सुनाएगी। चलो ये तो बढ़िया है। अब जाकर किचन की हालत देखती हूँ, फिर अपनी पहली रसोई बनाकर अच्छी खासी मोटी रकम भी तो कमानी है मुझे। नैना तैयार होकर हॉल में जाती है और देखती है कि रिंकी स्कूल जा चुकी है। सुशील और शैलेश काम पर निकल रहे हैं। मीना किचन में काम कर रही है और कमलेश जी खाकर उठ रहे हैं। रुकिए पापा जी, मैं कुछ बना देती हूँ ना, पहली रसोई है आज मेरी। ये सब तेरी सास होती तो होता, पर अब तेरा इतना ही मन है तो टेबल से बिस्किट लाकर दे दे मुझे, वही तेरी पहली रसोई समझकर खा लूंगा। नैना बिस्किट लाकर कमलेश को पकड़ा देती है और कमलेश बिस्किट खाकर दुकान के लिए निकल जाता है। ये क्या, ना कोई शगुन ना कुछ मेरी मुंह दिखाई के लिए दिया। तुम अब भी उम्मीद लगाकर बैठी हो कि तुम्हारी मुंह दिखाई होगी। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी शर्ट का सेट का पैंट कहाँ है, वो मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। शादी हो गई वही बहुत समझो तुम। वैसे शादी के 8 सालों तक मुझे मायके जाने को नहीं मिला, क्योंकि मैं घर की इकलौती बहू हूँ ना। रिंकी ने तो अपने नाना नानी को बस वीडियो कॉल पर ही देखा है, इसलिए मैं उसे लेकर अपने मायके जा रही हूँ। तो अब कुछ दिन तुम ही सब संभालो। पर मैं कैसे, मैं क्या? तुम्हें चाहिए था ना बिना सास का ससुराल, तो देखो मजे। और हाँ,
रात को किसी का इंतजार मत करना। कभी कोई 1 बजे आता है, कभी 2, कोई आता ही नहीं। खास करके देवर जी, हफ्ते में 3 ही दिन वो घर पर मिलते हैं। ये कहकर मीना रिंकी का हाथ पकड़कर अपना सामान लिए अपने मायके निकल जाती है। चलो ठीक है, उतना भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा मैनेज। जाकर बाथरूम साफ कर देती हूँ और फिर एक एक करके घर की चीजों को सेटल करना शुरू कर दूंगी। नैना के ससुराल में उसका पहला दिन था, इसलिए उसे सब कुछ आसानी लग रहा था। पर असली प्रॉब्लम तो उसे अब समझ में आने वाली थी। नैना अपने कमरे से अटैच बाथरूम में जाती है और बाथरूम को साफ करने लगती है। नैना एक डंडे से सीलिंग पर लगे धूल को हटा रही होती है कि गलती से वो डंडा पानी के पाइप पर लग जाता है और बाथरूम में लीकेज शुरू हो जाती है। एक काम ठीक हुआ नहीं कि दूसरा खराब हो गया। नेहा सुशील को कॉल लगाती है कि वो या तो खुद आ जाए या किसी प्लम्बर को भेज दे। पर सुशील तो सुशील था, वो फोन उठाता ही नहीं। मजबूरन नैना को घर का कॉमन बाथरूम यूज करना पड़ता है, जो किसी पब्लिक टॉयलेट से कुछ ज्यादा साफ नहीं दिख रहा था। रात को जब सभी घर वापस लौटते हैं, सुशील प्लीज कल याद से एक प्लम्बर भिजवा देना, हमारे बाथरूम का पाइप लीक कर रहा है। अच्छा, हाँ, अरे उसे ठीक करवा कर कोई फायदा ही नहीं है। एक्चुअली बाथरूम ही गलत जगह पर बना हुआ है, वो पूरा कंस्ट्रक्शन ही तुड़वाना पड़ेगा। छोड़ो, घर का कॉमन बाथरूम है ना, उसे यूज कर लो तुम। अरे पर वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। पापा जी के कपड़े, जेठ जी की और आप सबके कपड़े वहाँ इधर उधर गिरे हुए रहते हैं। तो इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आज तक हम तीनों ऐसे ही तो रहते आए हैं। पापा को भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या पापा? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? हाँ नैना, ऐसे ही मेरे कमरे का बाथरूम भी तो डैमेज है, इसलिए मैं और मीना भी घर का कॉमन बाथरूम ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब इस घर में एक बार जो चीज़ खराब हो जाए वो कभी बनाई नहीं जाती। ठीक है, फिर मैं बाथरूम में ताला लगा देती हूँ। और एक ही दिन में नैना को पता चल जाता है कि मीना ने उसे इस घर में शादी करने को क्यों मना किया था। नैना घर के कॉमन बाथरूम में ना ठीक से नहा सकती और ना ही अपना सामान वहां रख सकती थी। उसका पर्सनल स्पेस ही एक तरह से खराब हो चुका था। और इसी तरह 15 दिन बीत जाते हैं और मीना वापस आ जाती है। अब कैसे इतने सालों से कॉमन बाथरूम यूज कर रही है दीदी? कितनी प्रॉब्लम होती होगी आपको? सिर्फ टॉयलेट का प्रॉब्लम थोड़ी ना, यहाँ हर चीज का ही प्रॉब्लम है। अब मुझे रिंकू हुई थी तो मुझे इन्फेक्शन हो गया था इस गंदगी के कारण, पर किसी फर्क पड़ता है? ये लोग तो हमारा फोन ही उठा ले तो गनीमत समझो। पहले मैं भी तुम्हारी तरफ भाग भाग कर सारे काम करती थी। शैलेश जी का एक जूता छत पर मिलता, एक बाहर गराज में। सारी चीजों को इकट्ठा कर एक तरफ करना, घर की सफाई करना। पर इन लोगों की आदत थी कि सुधर ही नहीं रहे थे। फिर मैं भी कब तक कोशिश करती, मैंने भी छोड़ दिया। मेरी भी बच्ची है, मैं उस बच्ची को संभालूं या ये 3 बच्चों को? मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझता ही नहीं था। आई एम सो सॉरी भाभी, आपको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी मैं समझ सकती हूँ। मीना और नैना आपस में बहनों की तरह रहने लग जाती हैं, पर घर की प्रॉब्लम तो अभी भी बरकरार थी। कुछ दिनों बाद नैना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बात को सबसे पहले मीना को बताती है। रिंकी के समय तो मैंने सब कुछ सह लिया, पर तेरे साथ मैं वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। एक तो ये लोग शैम्पू करने के बाद कभी फर्श पर एक वाइपर भी नहीं चलाते कि पानी हट जाए। तू अगर वहां गई और फिसल गई तो और कोई फ्लश भी नहीं करता। उस टॉयलेट को तू यूज करेगी तो तुझे इन्फेक्शन हो सकता है। लड़कों का क्या है, उन्हें बहुत कम ही यूरिन इन्फेक्शन होता है, पर लड़कियों के शरीर की बनावटी भगवान ने ऐसी बनाई है। ऊपर से तेरे साथ अभी एक और जान भी जुड़ गई है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। और अगले दिन से ही मीना रसोई संभालना बंद कर देती है। नैना तो प्रेग्नेंट थी, वो कोई काम क्यों करती। सुबह सुबह जब शैलेश, सुशील और कमलेश अपने कमरों से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि आज नाश्ता बना ही नहीं है। नाश्ता मिलेगा कि नहीं बहू? जा शैलेश, जरा किचन में देखा तो कुछ बना हुआ हो तो मुझे ला कर देते हैं, मुझे अपनी दवाइयाँ लेनी है। नाश्ता बनाने में मीना तो कभी इतनी देरी नहीं करती, न जाने क्या हो गया। कोई बात नहीं भैया, मैं जाकर नैना को बुला देता हूँ, वो कुछ बना देगी। नहीं, नैना कुछ नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो माँ बनने वाली है और उसका शरीर अभी बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने उसे सिर्फ और सिर्फ आराम करने को कहा है। अरे वाह बहू, तूने तो ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई। इसी बात पर कुछ मीठा खिला दे। मीठा, नमकीन, मसालेदार सब कुछ खिला दूंगी ससुर जी। बस उसके पहले घर के टॉयलेट का काम शुरू हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रिंकू के वक्त जो मुझे झेलना पड़ा वो नैना को भी झेलना पड़े। तो जब तक इस घर के सारे टॉयलेट बनकर रेडी नहीं होते और आप लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, किचन में खाना नहीं बनेगा।
ये सुनते ही सभी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बिना खाए कोई कितनी ही देर रह सकता था। सुशीला और शैलेश समझ जाते हैं कि उनकी लापरवाही अब उन पर ही भारी पड़ने वाली है। मीना ने अगर किसी बात की जिद पकड़ ली तो जब तक वो पूरी ना हो वो मानने वालों में से नहीं है। मुझे लगता है हमें कल ही प्लम्बर को बुला लेना चाहिए। पर भाभी भी क्या करती भैया, हमने भी कुछ ज्यादा ही लापरवाही कर दी थी। और अब तो ये नैना की हेल्थ का सवाल है, कल ही बाथरूम का काम शुरू करवा देते हैं। और अगले ही सुबह घर में प्लम्बर आ जाते हैं और फौरन बाथरूम ठीक करने का काम शुरू हो जाता है। सिर्फ बाथरूम से नहीं होगा, आप लोगों को अपनी चीजों का खुद से ख्याल भी रखना पड़ेगा। मैं और भाभी अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। हमारे पेट में खाना चला जाए तो हम वो भी कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। मीना के एक्सटेंड के बाद सभी लाइन पर आ जाते हैं और अपनी चीजों को ढंग से रखना भी शुरू कर देते हैं। अब तो खाना मिल जाएगा ना मीना, कि कुछ और भी करना है? और कुछ इस तरह मुझे सास नहीं चाहिए कहने वाली नैना कहती है, काश सास होती। लो फिर लाइट चली गई। अरे गर्मी क्या आई, बिजली वालों का तो अत्याचार शुरू हो गया। देखो तब की दोपहर में लाइट काट ली, अब पता नहीं कब बिजली आएगी। अब पूरी दोपहर बैठकर हाय हाय करते रहो। आने दो आज गुड्डू के पापा को, आज ही इनसे कहकर इन्वर्टर लगाऊंगी। अरे इतनी गर्मी में एक एक मिनट बिजली के बिना गुजारा करना कितना मुश्किल है। ठीक कह रही हो दीदी, आज ही बात करते हैं कि अब बिना इन्वर्टर के हमारा गुजारा नहीं है। शाम के समय जब आशीष और विनीत ऑफिस से घर आते हैं तो उनकी पत्नियां दिन में होने वाले पावर कट के बारे में बताती है। रोज लाइट जाने लगी है अब तो। एक बार जो जाती है ना 2 घंटे से पहले वापस आने का नाम नहीं लेती। बेचारे बच्चे इतनी धूप में स्कूल से लौट कर आते हैं और घर पर एक पंखा तक नसीब नहीं होता उनको। देखो अब ऐसे गुजारा नहीं चलने वाला, आप लोग एक इन्वर्टर लेकर आइए। ये लोग ठीक कह रहे हैं भैया, आजकल गर्मी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है ना, इन्वर्टर के बिना गुजारा नहीं है। और मैं देख रहा हूँ आजकल लाइट भी कुछ ज़्यादा ही कटने लगी है। पत्नियों की बात सुनकर दोनों भाई जाकर एक इन्वर्टर खरीदकर घर ले आते हैं। चलो ये बात अच्छी हुई कि घर पर इन्वर्टर आ गया। अब बिजली कटती है तो कटे, कम से कम सुकून से पंखे की हवा में तो बैठेंगे। इतनी गर्मी में पसीना तो नहीं बहाना पड़ेगा। अगले दिन दोपहर के 2 बजे। अरे बहू देखो तो लाइट चली गई है। अब तुम दोनों ऐसा करो, अपने अपने कमरे का लाइट और पंखा बंद करके ना हॉल में आकर बैठ जाओ। जब तक लाइट नहीं है एक ही पंखे में गुजारा कर लो सब लोग। अरे माँ जी अब तो घर में इन्वर्टर लग गया है ना, अब क्या टेंशन है। और पूरा दिन काम करते करते थक के चूर हो जाते हैं हम। दोपहर के समय तो ज़रा सा आराम करने का मौका मिलता है, उसमें भी आप ये चाह रही हैं कि हम हॉल में मूर्ति बनकर बैठ जाएं। देखो सिर्फ एक पंखे की तो बात है, तो मैं तो अपने कमरे में लेटी हुई हूँ। और अगर ज़्यादा देर तक लाइट नहीं आएगी ना तो मैं खुद पंखा बंद करके बाहर आ जाऊँगी। बड़ी बहू की तरह ही छोटी बहू भी बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और पंखा चलाकर सो जाती है। कुछ देर के बाद, अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ, तब से शोर मचाए जा रहे हो। जाओ जाकर बाहर हॉल में खेलो। अरे मम्मी इतनी गर्मी में बाहर कहाँ जाकर खेलेंगे, और बाहर ना दादी पंखा चलाने से मना कर रही है, इसलिए हम लोग तो यहीं पर खेलेंगे। 2 मिनट का सुकून नहीं है इस घर में। अच्छा तुम लोग ऐसा करो, टीवी चलाकर देख लो, लेकिन अब मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। ठीक है मम्मा, थैंक यू। चल अंशिका, मम्मा के साथ तुम भी 1 घंटा लेट जाओ, फिर उठकर अपना होमवर्क कर लेना। नहीं मम्मा, आज मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है, मुझे अभी करना पड़ेगा वरना कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम अपना होमवर्क कर लो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे थोड़ी देर आराम करना है, समझी? दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में सो गई थी और उनके बच्चे टीवी और लाइट चलाकर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। शाम के 4:30 बजे। अरे कहाँ हो तुम दोनों? अब कमरों से बाहर निकलोगी? ज़रा चाय तो दे दो। अब तो पंखे से भी हवा नहीं आ रही, लेकिन मजाल है इनकी नींद खुल जाए। लगता है इन्वर्टर की चार्जिंग ख़त्म हो गई, पता नहीं लाइट कब आएगी। सास की आवाज़ सुनकर दोनों देवरानी जेठानी को होश आता है कि उन्होंने इन्वर्टर से ही टीवी, पंखा, लाइट सब चला रखा है, जिसके कारण इन्वर्टर की चार्जिंग 2.5 घंटे में ही ख़त्म हो गई है। हड़बड़ाकर अपने अपने कमरे के लाइट, पंखा बंद करने के बाद दोनों कमरे से बाहर निकलती हैं। माँ जी बिना बात ही परेशान होती हैं आप, लाइट अभी आती होगी। इन्वर्टर का क्या है, फिर चार्ज हो जाएगा। इन्वर्टर का तो काम ही है दिन भर चार्जिंग और डिस्चार्ज करना, इसमें इतना टेंशन लेने वाली क्या बात है। हाँ हाँ, तुम दोनों महारानी तो आराम से चादर तान कर सो गई। अब इन्वर्टर में इतना भी दम नहीं बचा कि हॉल का पंखा चल जाए। अब गर्मी में बैठकर चाय पीनी पड़ेगी।
5 बजे के आसपास लाइट आती तो है, लेकिन हर आधे घंटे में लाइट का आना और जाना लगा रहता है। रात के 9:30 बजे खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए जा रहे थे कि तभी फिर से लाइट कट जाती है। अरे फिर लाइट कट गई। लगता है हमारे नसीब में तो सुकून से सोना लिखा ही नहीं है। अरे भैया क्यों टेंशन लेते हो, भूल गए अब हमारे घर इन्वर्टर आ गया है। अरे ठाठ से सोएंगे पूरी रात, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अब हमें लाइट के जाने का क्या डर। अच्छा चलो ठीक है, गुड नाइट। दोनों भाई खुशी खुशी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद ही उनके कमरे के पंखे बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। लो, पंखा तो दम तोड़ गया, हवा का तो नामो निशान नहीं है। ऊपर से इस कमरे में दम और घुट रहा है, बाहर आंगन में ही लेट जाते हैं। अब तो ये रोज़ की बात हो गई थी। रोज़ ही रात के समय जब दोनों भाई सोने के लिए कमरे में जाते, आधे 1 घंटे के बाद इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाती और फिर उसके बाद वो जाकर आंगन में ही अपना बिस्तर लगा लेते। एक दिन, अरे छोटे तू भी आ गया आंगन में। पता क्या फ़ायदा हुआ इन्वर्टर लगाने का। लगता है कल की तरह पूरी रात जाग कर काटनी पड़ेगी। इन बिजली वालों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भैया कि इन्वर्टर की चार्जिंग ऐसे आधे घंटे में कैसे ख़त्म हो जाती है। अरे कैसे खत्म होगी, तुम दोनों की बीवियां है ना, पूरा दिन दल्लू के दशहरे उड़ाती है दोनों। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम दोनों की बीवियां पूरा दिन अपने अपने कमरे में पंखे लाइट जला कर बैठती हैं, तो इन्वर्टर तो बंद होना ही है। यकीन ना हो तो पूछ लो अपनी पत्नियों से। क्या माँ जी, अब पूरा दिन काम करेंगे तो क्या अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम नहीं कर सकते? इसमें सुनाने वाली क्या बात है? और पंखा ही तो चलाया है मैंने, कौन सा कमरे का एसी चला लिया था जो आप ऐसे शिकायत कर रही हैं? अरे ठीक ही तो कह रही है माँ जी, जब मैं अपने कमरे का पंखा चला चुकी थी तो तू आकर मेरे कमरे में नहीं लेट सकती थी? तुझे अपने कमरे में अलग से पंखा चलाना ज़रूरी था क्या? मेरा मुंह मत खुलवाइए दीदी, मुझे सब पता है। पूरी दोपहर आपके कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही थी, इसका मतलब आपने इन्वर्टर से टीवी चला रखा था। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानती नहीं हूँ। हाँ हाँ, चला रखा था मैंने टीवी। किसी का डर पड़ा है क्या? इतनी दोपहर में बच्चों को बाहर तो खेलने के लिए नहीं भेज सकते? अरे दिन में बच्चे टीवी भी नहीं देखेंगे क्या? देख लिया, लग गया ना सबको पता कि पूरा दिन इन्वर्टर का इस्तेमाल किसने किया है। और माँ जी को तो सिर्फ मैं ही दिखाई देती हूँ। अरे इन्वर्टर इस्तेमाल करने के लिए ही तो लगाया है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ क्यों बनाने लगते हैं सब लोग? और इन्वर्टर का ना आधा पैसा हमने भी दिया है, तो किसी का डर तो पड़ा नहीं है कि हम भी खुलकर इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टर का। और आप ही बताओ ना, इतना बड़ा परिवार है हमारा, एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर आखिर कितनी देर काम करेगा? गर्मियों में बिजली कितनी कटती है, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं। अगर इन्वर्टर के होते हुए भी हमें गर्मी में ही बैठना हो तो आप ही बता दो, इन्वर्टर का फ़ायदा क्या है? इन दोनों को समझाना तो बहुत मुश्किल है भैया। ऐसा करते हैं हम लोग इन्वर्टर की पावर ही डबल करवा देते हैं, फिर ये झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक कह रहा है छोटे, ऐसा ही करते हैं। चल कल ही चलकर इन्वर्टर की पावर डबल करवा देते हैं। इन्वर्टर की पावर डबल हो जाने से अब घर में एक अलग ही खुशी का माहौल हो गया था। अभी तक जो थोड़ा बहुत हाथ खींचकर इन्वर्टर का इस्तेमाल होता था, अब तो जैसे सबकी मौज आ गई थी। दोपहर के समय, अंशिका, गुड्डू, सब लोग आ जाओ, यहीं हॉल में नीचे बिस्तर लगा लो। माँ जी कहती है ना, जब इन्वर्टर चले तो सब एक कमरे में बैठा करो, तो अब से दोपहर में ना सब लोग इसी हॉल में बिस्तर लगाया करो। अरे वाह छोटी बहू, आज तो बड़ी समझदारी की बातें कर रही है तू। क्या बात है, ऐसा क्या खा लिया था सुबह सुबह? मैं तो बचपन से ही समझदार हूँ माँ जी, वो अलग बात है कि आपको मेरी समझदारी के बारे में पता देर से चला। अरे बहू, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? इन्वर्टर से एसी चलाएगी क्या? और नहीं तो क्या, ये डबल बैटरी का इन्वर्टर क्या शोकेस में सजाने के लिए खरीदा है? अरे आराम से बिंदास होकर एसी चलाएंगे। सब लोग चादर तान के सो, अब इन्वर्टर कहीं नहीं जाने वाला। अब तो दिन रात मज़े से एसी में सोएंगे। सास के समझाने का दोनों बहुओं पर कोई असर नहीं था। डबल बैटरी इन्वर्टर लेने के बाद तो वो दोनों अब बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई थी। रात के समय, माँ अब तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना? चलो जल्दी से खाना निकाल दो, उसके बाद अपने अपने कमरे में सोएंगे। खाना खाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के 2 बजे गर्मी से बड़े भाई की नींद टूटने लगती है। अरे यार, आज फिर पंखा बंद हो गया। लगता है मेरे नसीब में चैन से सोना लिखा ही नहीं है।
विनीत गुस्से में बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है छोटा भाई और माँ पहले से बैठे आंगन में पंखा झल रहे हैं। आओ भैया, ये लो आपके लिए भी पंखा है, आप भी हमारे साथ बैठकर झलो। अब ये मत कहना माँ कि आज दोपहर में आप सब एसी चलाकर सोए थे, इसीलिए रात को इन्वर्टर में बैटरी नहीं बची। अरे बेटा, तू तो खुद ही इतना समझदार है, तुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत ही कहाँ है। ये ले पंखा झल, इन सब बातों में ना कुछ नहीं रखा। आप लोग क्या देख रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि दोनों बहुएं सुधरने वाली हैं? भूल जाइए, ये तो है कहानी घर घर की। सीतापुर गांव में रहती थी एक चुड़ैल, लेकिन इस बात से गांव के लोग अनजान थे। जब तक पूरे गांव की एक एक औरत के गहने मेरे पास नहीं आ जाते, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ गांव की औरतें बात कर रही थी। अरे सुन रही हो, ये देखो मैंने कल ही नया हार बनवाया है सोने का, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा है ना, पहले तुम पहनो, फिर शादी में अपनी होने वाली बहू को दे देना। और क्या, सोने चांदी का यही तो फायदा है, जितना पुराना उतना महंगा। लेकिन एक एक पैसा बचाकर ये लेना सच में बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तभी वहां पहली का पति आ जाता है। गांव में एक औरत के घर के सोने के सारे गहने चोरी हो गए। लोग बातें बना रहे कि गांव में कोई चोर घुस आया है जो घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाता, पर सिर्फ सोने के गहनों को ही चुराता है। अब तुम ना अपने ये गहने संभाल कर रखना। हे भगवान, ये क्या बोल रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। दूसरी तरफ गांव के ही एक घर में रंजना रहती थी। उसके पति का गांव में चाउमीन का ठेला था। एक दिन उसके घर में एक औरत आती है। अरे रंजना, तू गांव में नहीं है तो सोचा तुम्हें बता दूं। गांव में बात चल रही है कि गांव में एक चोर घुस आया है जो घरों के सोने के गहने चुरा लेता है। अरे मैं तो सिर्फ ये कान की छोटी सी बाली ही सोने की पहनती हूँ, बाकी गहने तो मैंने गांव के बैंक में लाकर रखे हैं। ये क्या होता है? ना बाबा ना, हमारे गांव की औरतें तो गहने अपने पास ही रखती है, जब कहीं जाना हो तो बस अलमारी से गहने निकालो और पहन लो। दूसरी तरफ एक औरत हाथ में टोटके वाली छोटी सी गुड़िया लेकर घर में चली आती है। अरे कोई है? घर की औरत है क्या? क्या है ये गुड़िया? ये कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं है, ये जादुई गुड़िया है। इसको घर की अलमारी में रखना, अगर तुम्हारे घर पर किसी की बुरी नजर होगी तो रात भर में ये पतली सी गुड़िया मोटी हो जाएगी। मैं कल आकर ये गुड़िया ले जाऊंगी और तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर छूट जाएगी, समझी? अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की गुड़िया है, दे दो। कितने की है एक? अरे नहीं नहीं नहीं, ये फ्री की है। मेरा काम इस पूरे गांव को बुरी नजर से दूर रखने का है। हाँ। भली औरत उसके हाथ से वो गुड़िया लेकर अलमारी में रख देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उस गुड़िया को देखती है तो पतली सी गुड़िया मोटी हो चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या? किसने मेरे घर को बुरी नजर से बांध रखा था? तभी वो गुड़िया वाली भी आ जाती है। मैंने कहा था ना, घर पर बहुत ज्यादा बुरी नजर है, लाओ ये गुड़िया मुझे दे दो। औरत वो गुड़िया उठाकर उसे दे देती है। गुड़िया हाथ में आते ही वो औरत उसे लेकर सीधे गांव के बाहर की खाली हवेली में चली जाती है और साधारण औरत से चुड़ैल बन जाती है। अरे पगली, गांव वाली इस गुड़िया के पेट में तेरे घर के सारे गहने हैं। इतना बोलकर वो गुड़िया को फाड़ देती है और सारे गहने निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, मेरे घर के सारे गहने चोरी हो गए। उस औरत के घर के आसपास लोगों का जमावड़ा हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। लो जी, ये भी घर गया। पता नहीं कौन चोर है जो इतनी होशियारी से गहने चुरा लेता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। लोग तो घर से कहीं जाते भी नहीं है, न ताला लगे न घर खाली हो, फिर भी रातों रात गहने चोरी हो जाते हैं।
अरे हम तो कहते हैं लोगों को बारी बारी चौकीदारी करनी चाहिए, चोर को तो पूरे गांव वाले मिलकर पकड़ ही लेंगे। लोग बारी बारी घरों की चौकीदारी भी करते हैं, लेकिन चोरी होने का सिलसिला रुकता ही नहीं। फिर एक दिन रंजना के पड़ोस से भी रोने की आवाज आती है। अरे आज ही घर की बुरी नजर उतरी और आज ही सारे गहने भी चोरी हो गए। कैसी बुरी नजर? क्या हुआ था? तभी वहां उस औरत का पति भी आ जाता है जिसके घर में गहनों की चोरी हुई थी। हाँ, मेरी बीवी ने भी किसी गुड़िया को घर में बुरी नजर उतारने के लिए रखा था, लेकिन अगले दिन गहने चोरी हो गए। अब रंजना को कुछ कुछ बात समझ में आ जाती है। वो गांव वालों से कहती है, देखिए अब आप लोग चिंता ना करें, जल्द ही चोर पकड़ा जाएगा। उस नजर उतारने वाली गुड़िया को आज मेरे घर कोई भेज देना। फिर क्या था, चुड़ैल को लोग रंजना के घर भेजते हैं। पहली बार देखा है कोई खुद लुटने को तैयार बैठा है। तो तू है जिसे घर की बुरी नजर उतारनी है? ये ले गुड़िया, ये सुबह तक मोटी हो गई तो समझो तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजर लगी है। हाँ हाँ, मैंने काफी सुना है। तुम ये गुड़िया मेरे घर छोड़ देना। अरे क्यों नहीं, कल सुबह आऊंगी जब गुड़िया तुम्हारे घर की सारी बुरी नजर लेकर मोटी हो जाएगी, ठीक है? अब क्या था, रात को रंजना ने पूरी नजर गुड़िया पर रखी। वो अपने पति और गांव के कुछ लोगों को घर की खिड़की से घर के अंदर नजर रखने को कह देती है, और फिर जो नजारा सब देखते हैं वो हैरान करने वाला होता है। गुड़िया धीरे से अलमारी खोलकर बाहर आती है। अलमारी के सारे गहने लेकर घर में जहां जहां गहने होते हैं वो लेकर अपने मुंह से खा जाती है। वो जितने गहने खाती उतनी ही मोटी हो जाती और फिर अलमारी में बंद हो जाती है। गांव वाले डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब वो औरत गुड़िया लेने आती है, रंजना उसका सामना करती है। ये देखो, गुड़िया कितनी मोटी हो गई है। लगता है मेरे घर में बहुत लोगों की नजर लगी है। लाला, ये गुड़िया मुझे दे दे। अरे बहुत कीमती गुड़िया है ये। तेरे घर की सारी बुरी नजर मैं गांव के बाहर वाली हवेली में फेंक आती हूँ। शाम को फिर लोगों के घर इसे लेकर जाना है ना। इसमें तो मेरी जान बसती है, जान। रंजना गुड़िया को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन फिर वापस ले लेती है और गुड़िया के हाथ मोड़ देती है। जैसे ही गुड़िया के हाथ मोड़ती है, चुड़ैल का हाथ भी मुड़ जाता है। अच्छा, तो ये वो गुड़िया है जिसमें तुम्हारी जान बसती है। अब सुन चुड़ैल, तेरी सारी हकीकत सबके सामने आ गई है। या तो गांव वालों के गहने लौटा दे, नहीं तो मैं इस गुड़िया की गर्दन मोड़ दूंगी। चुड़ैल डर जाती है। अरे नहीं नहीं, मेरी गुड़िया दे दो, मैं सबके गहने वापस कर दूंगी। ठीक है, अब भी जा और सबके सारे गहने वापस कर। चल निकल यहां से। चुड़ैल सबके गहने लौटाकर रंजना के पास आती है। ला दे मेरी गुड़िया रंजना, इसके अंदर के गहने निकाल ले, लेकिन गुड़िया वापस दे दे। लेकिन रंजना जानती थी कि जैसे ही गुड़िया चुड़ैल को देगी उसकी शक्ति वापस आ जाएगी। चुड़ैल, तू तो चुड़ैल ही रहेगी, ये मैं जानती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गांव छोड़कर चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, वादा करती हूँ मैं। लेकिन रंजना उसकी एक बात नहीं सुनती और गुड़िया का सर उसके शरीर से अलग कर देती है। चुड़ैल सर अलग होती ही गायब हो जाती है। गांव वाले रंजना के साहस और बुद्धि की खूब प्रशंसा करते हैं।